Yes, students. Today we are going to start our new lesson which is related to cash flow statement. अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं और ये लास्ट चैप्टर है अपनी बुक के अकॉर्डिंग. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं. ठीक है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स विथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि इट वुड बी अ स्टेटमेंट. ये क्या होगी, एक तरीके से स्टेटमेंट. नाम बोल दिया स्टेटमेंट, यानी कि वी कैन क्लियरली से दैट इट वुड नॉट एन अकाउंट. ये कोई अकाउंट नहीं होगा, ये क्या होगी, स्टेटमेंट. अब स्टेटमेंट होगी तो इसमें किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, या तो इनफ्लो की या तो आउटफ्लो की. तो इट प्रोवाइड्स यू द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. अब क्या होता है, तो इनफ्लो यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिनसे आपका कैश आ रहा होगा, आपको कैश रिसीव हो रहा होगा, तो इट इज़ नोन एज इनफ्लो. तो सिंपल सी बात है कि अगर इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो कैश आप क्या होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सिंपल सी बात है. जैसे अगर मान लो आपने कहीं से लोन लिया तो आपका इनफ्लो हुआ कि नहीं कैश का, सीधी सी बात है. तो इससे कैश क्या हो गया, इंक्रीज. तो अपन इस एक्टिविटी को क्या करने वाले, प्लस, या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा, हायर इफेक्ट. ये समझिए. दूसरा, द स्टेटमेंट वुड कंटेन्स द डिटेल्स रिगार्डिंग योर आउटफ्लो ऑफ कैश, है ना. यानी कि हमको आउटफ्लो अगर हुआ है कैश का, यानी कि हमने कैश अगर पे कराई किसी चीज़ के लिए, जैसे आपने कोई असेट्स परचेज किया, तो आपने असेट्स परचेज किया तो असेट्स तो बिजनेस में आया बट कैश चला गया ना, तो इट वुड बी और आउटफ्लो ऑफ कैश. तो इनफ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश दो चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो इस एक्टिविटी को क्या करोगे आप, या इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा, प्लस में होगा, आपका कैश बढ़ गया. और आउटफ्लो ऑफ कैश से आपका कैश क्या हो जाता है, रिड्यूस. अब क्या होता है, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि मैम ऐसा तो हम तब भी करते थे जब हम कैश अकाउंट बनाते थे, उसमें भी तो यही लिखते थे, जिस ट्रांजेक्शन से कैश आता था उसको प्लस कर देते थे, जिससे कैश जाता था उसको माइनस कर देते थे. बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है. यहाँ पे क्या होता है कि हमको सिर्फ कैश इफेक्ट वाले ट्रांजेक्शन देना है, प्लस हमको एक्टिविटी वाइज देखना है. जैसे कैश अकाउंट में तो आप हर चीज़ लिख देते थे, असेट्स खरीदा तो भी लिख दिया, असेट्स बेचा तो भी लिख दिया, लोन आया, लोन से कैश मिला तो भी लिख दिया, जैसे भी हुआ सब लिख दिया. बट यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने हमारे बिजनेस को एक्टिविटी वाइज देखा कि अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग से कितना आया, फिनेंसिंग से कितना आया. अभी आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फिनेंसिंग क्या है. ठीक है. तो हमने अपना पूरा बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो वी हैड जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इट इन 3 पार्ट्स. तो हमने पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या कर दिए, 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट. वन इज़ योर ऑपरेटिंग, नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिंग एंड थर्ड वन इज़ फिनेंसिंग. आपको याद होगा आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे 11th क्लास में, तो ट्रायल बैलेंस में हर चीज़ जाती थी, कहीं ना कहीं तो जाती थी. यानी कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई चीज़ दे रखी है तो वो या तो ट्रेडिंग P&L में जाती थी या तो बैलेंस शीट में जाती थी. अब ट्रेडिंग P&L में वही चीज़ें जाती थी जो कैसे रिलेटेड होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर से रिलेटेड होती है. और बैलेंस शीट में वो चीज़ जाती थी जो असेट से रिलेटेड है और लाइबिलिटी से रिलेटेड है. ये और नो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. तो यही चीज़ होती है यहाँ पे. तो हमेशा याद रखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी. हमने पूरे बिजनेस को कितनी एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया, 3 पार्ट्स में. वन इज़ ऑपरेटिंग, नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टिंग, थर्ड वन इज़ फिनेंसिंग. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होती है वो कैसे रिलेटेड होती है, ट्रेडिंग एंड P&L. समझ जाइए अब कैसे, ट्रेडिंग एंड P&L. यानी इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है, मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी कि इसमें कैसे मालूम पड़ता है कि कैश कितना आया कितना गया. जैसे पहले क्या होता था, आप समझो टेक्निकली, पहले आप P&L अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग P&L, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता था कि नहीं आता था. बट वो नेट प्रॉफिट में आप इन चीज़ों का भी इफेक्ट दे देते थे जो कैसे रिलेटेड होता था, जो फिनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता था, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिंग का भी पार्ट आ जाता था. तो अपन ये चाहते हैं कि अब हमको नेट कैश का इनफ्लो मालूम पड़े या फिर आउटफ्लो मालूम पड़े, यानी कि कैश कितना जनरेट हुआ ऑन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो इसलिए अपन ने इस एक्टिविटी के लिए एक फॉर्मेट बना लिया. ठीक है. इसमें हर वो ट्रांजेक्शन आएगा जो ट्रेडिंग P&L में आता था, प्लस जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है. अब ये क्या बात हुई कि करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी क्यों आए, वो इसलिए आए क्योंकि करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ जो होते हैं वो अपने ऑपरेशनल वर्क से रिलेटेड होते हैं और विद इन एन अकाउंटिंग ईयर उनका सेटलमेंट होने वाला है. वो हम फिनेंसिंग या इन्वेस्ट पर्पज से नहीं है, वो हमारे बिजनेस की रूटीन वर्क से रिलेटेड है. तो इसलिए अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या ऐड किया है, तो याद रखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 चीज़ें आएंगी. वन इज़ ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट इज़ P&L से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, प्लस करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन. काय में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. अब
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमेशा याद रखो करंट असेट्स इधर आ गए, तो जो नॉन करंट असेट्स होते हैं वो काय में जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि लैंड है, बिल्डिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट है, तो जो भी लॉन्ग टर्म पर्पज से रिलेटेड होते हैं वो काय में जाते हैं बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आते हैं, नॉन करंट असेट्स। तो अब आपको ध्यान इतना रखना है कि अगर मान लो कोई नॉन करंट असेट्स है और उसको आप क्या कर रहे हो, उसका आपके कैश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी अगर आप नॉन करंट असेट्स परचेस करते हो, यानी कि अगर मान लो आपने बिल्डिंग परचेस करी तो आपके पास बिल्डिंग तो आई बट कैश गया होगा कि नहीं गया होगा, सीधी सी बात है। तो कैन वी से दिस कि इट वुड रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ योर कैश, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन से हमारा कैश डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश। और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इफेक्ट बता रखा है, आप ऐसे समझिए, आउटफ्लो ऑफ कैश वुड रिजल्ट टू डिक्रीज इन योर कैश बैलेंस, इससे आपका कैश का बैलेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज। मैंने साइन उल्टा बना दिया, आउटफ्लो ऑफ कैश से कैश का बैलेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज, यानी कि इस चीज़ का इफेक्ट आप क्या शो करोगे, माइनस, यानी आपको इस चीज़ का इफेक्ट क्या देना है, माइनस। जस्ट अज्यूम आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग तो आई बिजनेस में बट कैश चला गया, तो कैश चला गया तो इट वुड रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको क्या करना है, माइनस करना है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपने बिल्डिंग परचेज नहीं करी, आपने बिल्डिंग सेल कर दी, आपके पास बिल्डिंग थी आपने सोल्ड कर दी राम को, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास से बिल्डिंग तो चली गई बट साइमल्टेनियसली कैश आ गया, तो इट वुड रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो ऑफ कैश क्या करते हैं अपन, प्लस, और आउटफ्लो ऑफ कैश क्या करते हैं, माइनस। इनफ्लो ऑफ कैश को क्या करोगे, प्लस करोगे, और आउटफ्लो ऑफ कैश को क्या करोगे, माइनस, क्योंकि इनफ्लो से कैश क्या होता है, इंक्रीज, और आउटफ्लो से कैश क्या होता है, डिक्रीज। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इनफ्लो को प्लस, आउटफ्लो को माइनस। दूसरी चीज़ फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब दिक्कत आती है कि मैम फिनेंसिंग एक्टिविटी में क्या लिखें, तो आप सोचो कि लाइबिलिटी साइड की सारी जो चीज़ें होती है, यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पार्ट है, और उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं एक्सेप्ट योर करंट एसेट्स, वो कहाँ जाने वाली है, तो जो भी फिनेंसिंग से रिलेटेड होती है, जहाँ जहाँ से हमने फंड रेज कर रखा है, वो सारी चीज़ें फिनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगी। यानी कि लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने डिबेंचर्स ले रखे, डिबेंचर इशू कर रखे, तो वो आपके लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी। आपने बैंक से लोन ले रखा है तो क्या बन गई, लाइबिलिटी। तो जो भी चीज़ फिनेंसिंग से रिलेटेड होती है, मीन्स एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू योर फिनेंशियल वर्क, यानी जिससे आपने फिनेंस क्रिएट कर रखा है, जैसे आपने लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या शेयर्स की फॉर्म में, ठीक है, आपने शेयर इशू कर रखे, तो इट वुड बी योर फिनेंसिंग एक्टिविटी। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में अगर आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जिससे आपका इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो आप उसको प्लस कर दो, जिससे आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है उसको क्या कर दो, माइनस। क्या कर दो, माइनस। तो इनफ्लो ऑफ कैश से कैश क्या होता है, इंक्रीज, तो अपन प्लस करते हैं। आउटफ्लो ऑफ कैश से कैश क्या होता है, डिक्रीज, तो उसको क्या करेंगे, माइनस। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जस्ट अज्यूम आप AB लिमिटेड एक कंपनी की बात कर रहे हो, कंपनी ने शेयर्स इशू करे, 100 शेयर इशू करे, एक शेयर पर 10 रुपये मिलने थे। जल्दी बताओ कंपनी को कितने रुपए मिल गए, 1000। तो 1000 रुपये मिले तो कैश इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो ऑफ कैश अपन को क्या करना है, प्लस, यानी कि इस चीज़ का इफेक्ट क्या जाता है, पॉजिटिव। नेक्स्ट इज आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि अगर मान लो हमारे पास 1000 शेयर्स थे, अपन ने सोचा कि एक काम करते हैं 50 शेयर होल्डर को रीपे कर देते हैं या रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 50 शेयर होल्डर को, जस्ट अज्यूम प्रेफरेंस शेयर थे, और प्रेफरेंस शेयर भी कौन से वाले थे, रिडीमेबल थे, जस्ट अज्यूम। तो रिडीमेबल थे तो हमने उनको रिडीम कर दिया, यानी रीपे कर दिया। तो रीपे करेंगे तो कैश हमारे पास से क्या होगा, चला जाएगा, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो आप समझ गए होंगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हमको कंसिडर करना है इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग में। सबसे पहली चीज़ एक बार और मैं रिवाइज करवा देती हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी में आपको इनफ्लो कंसिडर करना है और आउटफ्लो कंसिडर करना है। इफ़ देर इज़ एन इनफ्लो देन यू आर गोइंग टू एड इट, इफ़ देर इज़ एन आउटफ्लो देन यू आर गोइंग टू डिडक्ट इट, ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बेटा ऑपरेटिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी तरीका है ना। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना, अच्छा असेट्स दिया तो कैश आया तो हमको प्लस करना है, दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। तो फॉर्मेट देखिए कैसे बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस फॉर्मेट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर अमाउंट, नेट अमाउंट,
आप चाहें तो एक डबल कॉलम लाइन खींच लीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं बैलेंस एज पर पी एंड एल, यानी कि आपको बैलेंस शीट दे के रखेंगे, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट दे के रखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन, आपको पता है बैलेंस शीट जो होती है उसमें दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक करंट ईयर की होती है, एक प्रीवियस ईयर की होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इफ़ देर इज़ एनी इन्फॉर्मेशन देन यू आर गोइंग टू कंसिडर दैट पर्टिकुलर 2 years इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट वुड बी स्टार्टेड विद बैलेंस एज पर पी एंड एल। तो बैलेंस एज पर पी एंड एल लेंगे। मान लो हमारे पास बैलेंस एज पर पी एंड एल चल रहा है 50,000 का प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में वो हो जाता है कितना, 70,000 का। तो आप जल्दी से बताओ इंक्रीज कितने से हुआ, 20,000। तो कैन वी से दिस के इट वुड बी योर नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय यू, है ना। पिछले साल प्रॉफिट 50,000 था, इस बार 70,000 हुआ, तो इस बार अपन ने एक्स्ट्रा कितना अर्न करा होगा, 20,000। तो वही चीज़ आपको निकालनी है, बैलेंस एज पर पी एंड एल। ये कैसे आता है, तो करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर। अब दिक्कत हो गई मैम, करंट में से प्रीवियस माइनस करना है, तो यस करंट में से प्रीवियस माइनस करना है। अगर आंसर प्लस में आता है तो प्लस लिख दो, माइनस में आता है तो ब्रैकेट में लिख दो माइनस में, ठीक है। आंसर प्लस में आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि करंट में से ही प्रीवियस को माइनस करेंगे। देन वी नीड टू ऐड 4 आइटम्स, 4 आइटम्स को अपन ऐड करते हैं। वन इज ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, इसको क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमको देखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले कितना आता है, इसलिए अपन को ये 4 चीज़ें जो है वो एप्रोप्रिएशन है, तो अपन इनको ऐड करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे निकालोगे, तो अब रिजर्व कितना था, मान लो पिछले साल 50,000 था, इस बार 70,000 हो गया, तो रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर किया, 20,000, है ना। तो बस वही चीज़ ट्रांसफर टू रिजर्व भी कैसे निकालते हैं, करंट ईयर फिगर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर, जो भी अल्टीमेटली अमाउंट है उसको एडजस्ट कर दो। देन प्रोविजन फॉर टैक्स, इसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको क्वेश्चन में देख के रखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा मेड वाला यूज़ करते हैं, मेड यानी कि जो आपने पी एंड एल में बना रखा है। अगर क्वेश्चन बोले कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो आप तो डायरेक्ट लिख लोगे, बट अगर क्वेश्चन देता है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो अदरवाइज आपको कौन से करना है, करंट ईयर का। करंट ईयर का मेड होता है और प्रीवियस ईयर का पेड होता है, ठीक है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखेंगे, प्लस करेंगे प्रपोज डिविडेंड और प्लस करेंगे इंटरिम डिविडेंड, ये हैंड टू हैंड डिसाइडेड होते हैं, ओके। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, बैलेंस एज पर पी एंड एल, 4 आइटम्स को ऐड करेंगे। वन इज ट्रांसफर टू रिजर्व, अमाउंट कैसे आएगा पता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब प्रॉफिट में ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इन सबको ऐड करोगे तो आएगा। आगे हम ऐड करते हैं कुछ ऐसे आइटम जो हम पी एंड एल में ऑलरेडी डेबिट कर चुके हैं, इनको अपन ऐड करते हैं। इसमें जनरली वो आइटम होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, प्लस अदर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को तो चाहिए ऑपरेटिंग। तो अब याद रखिए, जैसे डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कैश में नहीं होता, बट अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो डेप्रीसिएशन आपको यहाँ पे ऐड करना है। प्लस अगर आपने गुडविल को, पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, किसी को भी अगर आपने एमोर्टाइज किया यानी उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि हम कैश में इस चीज़ का इफेक्ट नहीं देते। तो आइटम टू बी एडेड में आप क्या चीज़ें ध्यान रखने वाले हैं, वॉट एवर वुड बी योर नॉन कैश एक्सपेंसिस विच यू हैड डेबिटेड टू योर पी एंड एल अकाउंट, यू हैव टू जस्ट ऐड देम, ओके। आगे अदर एक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, तो वो सबको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। वैसे मैंने लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर लोन, तो ये कैसे रिलेटेड है, फिनेंसिंग एक्टिविटी, तो आप तो ऑपरेटिंग में लिया है, तो इसलिए अपन इसको क्या कर देते हैं, ऐड। इससे इसको ऐड करने का रीज़न ही है क्योंकि आप पहले ऑलरेडी इसको माइनस कर चुके हो, ये प्रॉफिट लिया ना, तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो अपन चाहते हैं नेट प्रॉफिट मालूम पड़े कैश की फॉर्म में, तो इसलिए अपन इसको माइनस कर चुके हैं पहले, इसलिए अब उसको प्लस कर रहे हैं। आगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको भी प्लस करना है। आगे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो ये सब नॉन कैश है, इसलिए अपन इनको क्या करने वाले हैं, प्लस। तो जो एक्सपेंसेस है नॉन कैश और अदर, उनको प्लस कर दो, और जो इनकम है या नॉन कैश है उनको माइनस कर दो। जैसे लेस कर दो, आइटम टू बी डिडक्टेड, इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। देखो लॉस ऑन सेल ऊपर था प्लस में, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव होता है तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस। इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी वर्किंग कैपिटल आपको ध्यान रखनी। तो अब ये बताइए वर्किंग कैपिटल होता क्या है, तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन योर करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, या ये बोल सकते हैं इट इज़ एन एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपन इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, क्या चीज़ लेस करेंगे, ये ध्यान रखिए। तो एनीथिंग in form of current assets, if it is increasing then you are going to add it, increase in current assets and decrease in
सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंक्रीज इन, मैंने लिख भी गलत दिया, करंट लाइबिलिटी होता है इंक्रीज तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और इसका जस्ट उल्टा यानी इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इसको क्या करेंगे लेस। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और टैक्स जो हमने पे करा है वो हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो आप सीख ही गए, इसमें तो सिर्फ इनफ्लो आउटफ्लो देखना है, बस इसका थोड़ा सा फॉर्मेट होता है बेटा, इस पर ध्यान दीजिए। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।